वजन का मतलब वेट होता है, ठीक है। जो कांस्टेंट हो। ओके, अब स्टार्ट करूं। मुझे एक बात बताओ, एटम बहुत छोटी साइज का होता है, ये हमने उसे समझा था, सही बात है। ठीक। इमेजिन करो कि आपकी जो एज है वो हम सालों में ना लिख के सेकंड में लिखते। इमेजिन करो तो क्या सीन क्रिएट होता, उसको जरा जरा अपन समझते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, तेरी एज क्या है? 14। तो ये है 14 ईयर की। बताओ एक साल में कितने दिन? 365। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? एक मिनट कितने सेकेंड? 7। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो इसकी उम्र आएगी सेकंड में। हाँ बेटा, ये स्टूल ले ले। तो रिश्ते की उम्र सो 44 करोड़ 15 लाख 4,000 सेकेंड। 1 2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सोचो, अगर मुझे बताओ, क्या ये सही तरीका है कि हम अपनी एज सेकंड में लिखें? नहीं। इसका मतलब ये कि हम लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं एक। क्या हम अपनी एज सेकंड में लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं। किसने रोका है? क्या हम अपनी एज मिनट्स में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या हम अपनी एज दिनों में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो वो नंबर छोटा हो जाए, मतलब कन्वीनियंट हो हमारे लिए, आसान हो हमारे लिए, है ना, उससे डील करना। इसलिए हम ईयर यूज करते हैं। करेक्ट है मेरी बात? जैसे कि अभी यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, अब अगर आप वो मिलीमीटर में लिखोगे बेटा, तो ये लंबा आंसर है। सोचो, अब बेचारे वो इतना बड़ा बोर्ड अगर आएगा तो सोचो, इमेजिन करो कि भी दिल्ली कितना 15 करोड़ 35 लाख मिलीमीटर दूर, वो इतना नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसा बड़ा नंबर, है ना। ऑब्वियसली ज्यादा जगह घेरेगा, पढ़ना मुश्किल है। अब गाड़ी चला रहे हो, कितना 15 करोड़ वो 16 करोड़ ऊपर। तो कहने का अर्थ ये है कि जहां पे जैसी जरूरत है वहां पे हम वैसा यूनिट यूज करते हैं। जहां पे जरूरत है किलोमीटर की, वहां किलोमीटर में निकालेंगे। जहां पे जरूरत है मीटर की, वहां मीटर निकालेंगे। जैसे आप रेसिंग कर रहे हो तो आप नहीं बोलेंगे कि आपने 0.01 किलोमीटर आज भागा, वहां क्या बोलेंगे? 100 मीटर भागा। अरे समझ रहे हो ना? अब 0.01 किलोमीटर की रेस में याशिका प्रथम आई। 0.01 किलोमीटर कितना जी लगेगा? 100 मीटर रेस, एक 0.01 किलोमीटर रेस। तो अब जैसे छोटे डिस्टेंस है तो किलोमीटर काम का नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं कि वो किलोमीटर में आएगा नहीं, हम ला सकते हैं, पर वो हम यूज नहीं करते, राइट है। सेम वे एटम बहुत छोटा है। अब मैं आपको हाइड्रोजन के एटम का वेट किलो में लिख के बताता हूं। किसमें? केजी। ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 165। यहां से 1 के बाद में आपको लिखने हैं 36 जीरो, लिखने कितने, और फिर लगाना है पॉइंट। तो चलो गिनना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 तो कितना वेट है हाइड्रोजन का केजी में? बताओ, बोलो। 0.00000000 केजी। अब आप सोचो, अगर आप एटम का वेट केजी में लिखोगे, क्या ये समझदारी होगी कि हम उसको केजी में लिखें? अच्छा, क्या ये गलत है कि मैं केजी में लिख रहा हूँ? नहीं, गलत तो नहीं है सर। इसमें क्या गलत है? मैं अगर किसी की जगह सेकंड में लिखूं तो गलत तो नहीं, सही बात ही तो है। आंसर तो सही है। अब मैं, सर आज मैं 1000 मीटर भागा, आज मैं 1 किलोमीटर भागा, सेम ही है, कोई गलत नहीं है। अरे भाई हाँ, क्या ना, पर कहने का अर्थ ये है कि वो अ, जब आप रियल लाइफ में उसकी कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपको तकलीफ पड़ेगी। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एटम का वेट कभी भी केजी में मेजर नहीं करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं एक दूसरी यूनिट में, वो भी मास की ही, जैसे कि सेंटीमीटर मीटर है ना,
ऐसे ही मास की एक दूसरी यूनिट है, वो किस लिए बनाई गई है? सिर्फ एटम के मास को मेजर करने के, उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम है उसका? एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस इज नोन एज AMU। इसका सिंबल होता है, जैसे कि किलोग्राम का केजी होता है, तो यहां तो आप लिखोगे कितना एटम का मास, लिखोगे 12 AMU, या बोलोगे 12 म्यू। ये यू भी किसका सिंबल है? AMU का सिंबल, ठीक है। यहाँ तो ये लिखोगे, यहाँ पे म्यू लिखोगे, ऐसे 4 नहीं है, म्यू सिंबल, यू टाइप का सिंबल है। तो या तो कैसे बोलेंगे कितना मास है इसका? देखो, हाइड्रोजन का मास किलोग्राम में कितना? इतना। अगर मैं हाइड्रोजन का मास निकालू एम, किसमें निकालू? AMU में, तो पता कितना आएगा? 1 AMU। अब ये याद रखना आसान है ना? इट्स लाइक दैट, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, 1000 बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर, अगर है तो बराबर ही ना। अरे ये सुन लो तो आप समझ जाओ कि इतना किलोग्राम मतलब 1 AMU। जब मैं बोलता हूँ 1 AMU, समझ जाओ कि इतना किलोग्राम है। समझे? समझे? तो साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतने किलोग्राम को बोल दिया 1। क्या बोल दिया? 1 AMU। ये बहुत छोटा नंबर है ना भाई, ये 1 मत समझो कि 1 किलो है, नहीं, ये 1 का मतलब इतना किलो है। ये तो कितना आंसर देखो, 0.0000, बहुत छोटा सा मास है ये। तो एटम के मास, अब एटम, अगर मैं मॉलिक्यूल भी किससे बने? एटम से ही बने। तो मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, सबका वेट हम किसमें निकालेंगे? किलोग्राम में निकालेंगे, AMU में निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। केवल और केवल 12 ग्राम, कितना? 12 ग्राम, मैं 12 AMU की बात नहीं कर रहा हूं, एक कार्बन, एक कार्बन का एटम है एक, तो उसका वजन है 12 AMU। ठीक है, ओके। तो अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले लूं, कितने? 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम बोल रहा हूं, 12 AMU, 12 ग्राम, तो होता है 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स होंगे? तो ये नंबर देखना, 6023 इसमें बताया था मैंने आपको, इसके बाद 20 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 अब 20, सिर्फ 12 ग्राम कार्बन में। मैं बोलूं 12 ग्राम कार्बन मतलब इतने सारे कार्बन के, बहुत छोटे छोटे। मैं बोलूं 12 AMU, तो एक कार्बन का एटम। तो AMU क्या होता है? एटम का मास निकालना हो, तो एक एटम का मास निकालना हो, दो का निकालना हो, तो देखो जब एटम का मास निकालना है, मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो हम किसमें निकालेंगे? AMU में। इतना क्लियर है? बस इतना क्लियर होगी। ठीक, अब कुछ नंबर्स है आपकी बुक में, ठीक है? तो ओए, ये इसके लिए है ना। अब आप टेक्स्ट बुक में, ओल्ड टेक्स्ट बुक है ना, तो पेज नंबर खोलो 35। थोड़ी बुक यहाँ से करना, थोड़ा और कहाँ पे है, तो अरे तुम तीनों यहाँ करो, तुम तीनों यहाँ शेयर करो, तुम तीनों को शेयर करो, तुम दोनों को। तू यहाँ आ जा, सुहानी तू वहां लिख ले, यहाँ से क्या वहां लिख लेगी, चलो। अरे बड़ा ही आसान है निकालना, इट्स नॉट हार्ड। मैं आपको, ये जो टेबल है, आपको एक मिनट ना, ये जो टेबल है, ये टेबल ध्यान रखना, ठीक है? ये आपको याद करना है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है तो कितना मास है? 1 एटॉमिक मास, मतलब 1 AMU, समझ गए? 1 म्यू, ये 4 नहीं है, 1 है, ठीक है, 1 EU। कार्बन है मतलब C, कार्बन मतलब C, उसका मास कितना है? 12। एक कार्बन के एटम का, एक कार्बन का एटम, उसका मास है 12 AMU या 12 म्यू। फिर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटम है एक, उसका कितना है? 14, या वो नंबर याद रखना है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम है एक, उसका वजन कितना है? 16। फिर एक सोडियम है, सोडियम मतलब Na मतलब सोडियम, उसका कितना है? 23। एक मैग्नीशियम का एटम है, किसका? मैग्नीशियम का एक एटम, उसका वजन है 24। एक सल्फर का है तो 32। एक क्लोरीन का है Cl, क्लोरीन, एक क्लोरीन का एटम है, वजन है 35.5। और एक कैल्शियम का है तो वजन है 40, एक एटम का। ये जो बुक में लिखे ये आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा जो होंगे, ओके, उसके आपको दिए हुए होंगे, ये बुक वाले आपको याद है, ठीक है?
अब मैं आपको पूछूं कि मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बता, ऑक्सीजन का मॉलिक देखो, सुनो, अगर मुझे पूछा एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला, यूनिट मास, सबका मतलब ये है कि मास निकालो, समझ गए? O2 का मास निकालो ऐसे बोलेंगे। अब बताओ सबसे पहले देखो कौन सा एटम है इसमें, ओनली ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक के दो, दो है तो दो लिख दो, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीजन का कितना नंबर है, बस इसको करो अंडर 60, कितना आंसर आया, 32, 32 AMU। O2 का मास है 32 AMU, ठीक है। मैं बोलूं H2O का मास निकालो, तो पहले देखो कौन कौन से एटम है, एक हाइड्रोजन और नीचे लिख दो ऑक्सीजन, दो एटम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, कोई नंबर नहीं, मतलब एक, नीचे एक। अब हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 16, 2 1 जा 2, 1 16 जा 16, दोनों को ऐड करो 18 AMU। पानी का जो मॉलिक्यूल है H2 उसका वजन है 18 AMU, सिंपल। अरे भाई हाँ क्या ना, नॉर्मल कैलकुलेशन। मैं बोलूं फाइंड आउट द वेट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फाइंड आउट भाई, Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। वो टेबल याद कर लेना भैया, मैं क्या, मैं टाइम 3 दिन का दिया है, 3 दिन में पूछूंगा। Na का साइन Na+, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो टेबल पीछे वाला ये नहीं, ये तो नंबर है, वो टेबल वो और वैलेंसी वाला टेबल, वैलेंसी टेबल है बोलते हैं, वैलेंसी टेबल है वो, ठीक है। यस, ऑक्साइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, अमोनियम, NH4+, ठीक है। और मैं सच में पूछूंगा, आप जानते हैं लिटरली आज वो काम कर रहे होंगे या घूमते फिरते कहीं भी पूछ लूंगा, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 8 चल रहा होगा, सीधा बीच में पट सोडियम का बता। हाँ कहीं भी मुझे तुमको याद करवाना कि वो 10th में भी काम आने वाला, तो तुमको इसलिए मैं मस्त दे रहा हूँ आइडिया। आप ग्रुप बना लो, क्लास में कोई बैठे हो कभी ऐसे भी, और आप आपस में बैठ के okay, तो ये लाइन याद करनी, फिर आप उसको पूछो एक दूसरे को, चले ऐसे तो वो हो जाएगी, ऐसे तो ऐसे फन फैक्टर में हो जाएगी, वरना तो फिर थोड़ा सा लोचा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा उसको एक पेपर पे लिख के कहीं पे चिपका दो घर पे, और फिर चलते फिरते से देखने का कभी कभार, तो वो फिर जितनी बार बोलोगे वो याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मुझे किसका वेट निकालना है, सोडियम कार्बोनेट। पहले कौन कौन से एटम है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, ऐसे क्या बता, एलिमेंट कितने इसमें, सोडियम इस पूरे में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तीन, 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 तीन एलिमेंट है, Na सोडियम वाला एलिमेंट, C कार्बन एलिमेंट, O ऑक्सीजन एलिमेंट, एलिमेंट तीन। तो पहले एलिमेंट देखो, सोडियम का है, कार्बन का है और ऑक्सीजन का है। अब बताओ सोडियम के कितने एटम है, तो दो, कार्बन के कितने एटम है, कोई नंबर नहीं, मतलब एक, और ऑक्सीजन कितना है, तीन। अब सोडियम का नंबर क्या है, 23, उसको 23 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन का नंबर क्या है, 12, 12 से मल्टीप्लाई करो, और ऑक्सीजन का नंबर क्या है, तो 16 से। इसका आंसर आएगा 46, इसका आएगा 12, और इसका आएगा 18 का 8, कैरी का 1, 48। अब सबको ऐड कर दो, 16, 1 8 और 10, 106 AMU, समझ गए? इसका वेट है 106 AMU। क्लियर, डन, पक्का, ठीक है। आप निकालो अभी MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का मास निकालो फटाफट, MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड।
टपली मास्टर। मैग्नीशियम कितने हैं? एक। क्लोरीन कितने हैं? दो। तो क्लोरीन का वजन कितना है? 35.5। तो 24 से मल्टीप्लाई करिए दो को। तो क्लोरीन है ना। कैरी का 1 कौन ऐड करेगा? हाँ हाँ, 71.0 तो 71 ही होता है। हाँ, प्लस 24 कि 95 आया। ठीक। देखो मैं पहले देखो कौन कौन से एलिमेंट है। Mg मैग्नीशियम एक, क्लोरीन। अब अब क्लोरीन मैग्नीशियम कितना है कोई नंबर नहीं मतलब, पर क्लोरीन कितने हैं? दो है ना, दो लिखा है ना यहाँ पे। अब मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई करो इसके नंबर से, कितना है? 24। और क्लोरीन का नंबर कितना है? मतलब एक क्लोरीन का एटम है तो 35.5 वेट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना तो 24, इसको करोगे तो 71, 71.0 पर 71, दोनों को ऐड करोगे तो 95 AMU। AMU या म्यू लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, डन, पक्का, गारंटी। ठीक है, नाउ ओके, ये क्वेश्चन ये इसमें क्वेश्चन ये होगा, फाइंड आउट द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, सबका मतलब मास ही होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अभी आपको थोड़ा सा चैलेंज करते हैं। ठीक है, यस, नाउ फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। चलो 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 बेटा फटाफट। ठीक, चलो। अब देखो बेटा, अब सबसे एक अब नेक्स्ट चीज जो इसमें ये आती है, वो आती है द डिस्कशन ऑफ हाउ द एटम एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो तो ठीक है, चलो डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे छोटा सा टॉपिक है। देखो, ये जो जितने भी 125 एटम्स है, ये कहाँ मिलते हैं आपको? हमारे अर्थ पे मिलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करता है, कोई अर्थ के, हमारे एयर में भी है ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सही है, तो ये वो अर्थ पे ही मिलते हैं हमको। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो, जिनका जो एटम है, ओके, जिनका एटम वो अकेले एकदम, वो किसी और से दोस्ती नहीं, जब मैं बोला दोस्ती मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है अकेला। एग्जांपल के लिए गोल्ड। गोल्ड का एटम ऐसा है ना, जिसको किसी की जरूरत नहीं, वो अकेला ही रहे, अकेला ही खुश है, मस्त एकदम। तो आप कभी भी गोल्ड ढूंढने जाओगे ना अर्थ के अंदर में, तो आपको हमेशा उसका एटम अकेला मिलेगा, मतलब किसी और से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ में जुड़े हुए हैं, ये अकेला नहीं है, हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अगर आप गोल्ड को ढूंढने जाओगे तो उसका उसका एटम का गोल्ड का सिंबल है AU। ओके, वो आपको अकेला मिलेगा, बस AU। वो किसी बाजू बाजू से कोई रिएक्शन करेगा नहीं। सो सम एटम्स हैव द कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर, ये पहला तरीका है कि वो आपका ऐसे एग्जिस्ट करेगा। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते ही नहीं है। दे विल रिएक्ट विद सम अदर एटम एंड विल फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड, किसी और से जुड़ जाएंगे हमेशा। अगर आप हाइड्रोजन ढूंढने जाओगे आसपास में, आपको कभी भी अकेला हाइड्रोजन का एटम मिलेगा नहीं, आपको हमेशा दो हाइड्रोजन चिपके हुए ही मिलेंगे ऐसे। H2, आप जब आओगे ना बड़ी ग्रेड्स में, तो आप ऐसे लिखा होगा गोल्ड, तो उसके लिखेंगे AU। आएगा हाइड्रोजन, तो कभी भी ऐसे लिखा होगा, H2 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हाइड्रोजन कभी अकेला होता ही नहीं, वो हमेशा H2 फॉर्म में ही होता है, दो हाइड्रोजन चिपके हुए होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका मैं सिंपल सा काम बताता हूँ। अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर स्टेप इन कर रहे हैं। आप इतना समझ लो, हर चीज को स्टेबल होना है,
केमिस्ट्री में स्टेबल का मतलब होता है हर चीज को अपनी एनर्जी को डाउन रखना है, एनर्जी कम रखनी है, और एनर्जी कम रखने के लिए उसको जो भी करना पड़े वो करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अपनी एनर्जी कम रखने के लिए एक और हाइड्रोजन चाहिए। ऐसा क्यों? अब इसका आंसर अगर आपको हायर ग्रेड में मिलेगा। ठीक है, जब आप और डीप, भी अभी तो बड़ा एटम के अंदर ही पूरी दुनिया होती है, एटम इतना छोटा, उसके अंदर भी अभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन के उनके अंदर भी क्वार्क, अप क्वार्क, स्ट्रिंग, तो इतना लोचा है। अभी तो हमने एटम ही नहीं देखा है, पर हमको ये सब मालूम है एटम के अंदर क्या है, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि आप ये समझेंगे बस वो ऐसा स्टेबल होने के लिए करता है। क्लियर है? तो सम एटम्स कैन एग्जिस्ट alone or independently while some other atom exist in combined state, जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमेशा O2 लिखेंगे, दिखना हमेशा O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को, O नहीं लिखते अकेला, क्योंकि O अकेला मिलेगा ही नहीं आपको दुनिया में, हमेशा दो ऑक्सीजन जुड़े हुए मिलेंगे आपको। समझ गए? सो सम एटम हैव द कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, while some other atoms have the capacity टू एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, जैसे कि सल्फर S8, आठ आठ सल्फर जुड़े होते हैं आपस में। हाँ, एंड इट फॉर्म्स अ क्राउन शेप, क्राउन शेप बन जाता है लाइक दैट, ऐसा शेप बनता है सल्फर का, 1 2 3 4 5 6, ऐसे होता है सल्फर, 8 सल्फर होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी होता है, यस, एक पैटर्न में जुड़े होते हैं ये। और ये लाइन का मतलब क्या है? इट इज एन बॉन्ड, तो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ये वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है लाइन का मतलब। तो दो हाइड्रोजन चिपके हो थोड़ी, कोई बेटा थोड़ी फेविकॉल है कि हमारी वो ग्लू गन लाई थी भगवान में, जैसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, दोस्ती है उनके बीच में। ओके, क्लियर है? तो सिंपल, हाउ डू एटम एग्जिस्ट? यू राइट, एटम एग्जिस्ट ईदर इन फ्री स्टेट इंडिपेंडेंटली और ईदर इन कंबाइंड स्टेट, दो आंसर खत्म। क्लियर है? क्या सारे मिलेंगे फ्री स्टेट में? नहीं। क्या सारे मिलते कंबाइंड में? नहीं, कुछ फ्री स्टेट में भी अवेलेबल है, कुछ कंबाइंड में भी। क्लियर? डन? पक्का? ओके, अब जो जो हमारे बुक में चैप्टर में सबसे पहले है, हम वो सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीजें आती है, एटम, मॉलिक्यूल, अब अगर उनका मतलब ही मालूम नहीं होता आपको तो पढ़ने से क्या मतलब निकलता है, इसलिए मैंने चैप्टर उल्टा चालू किया, वो स्टार्ट के पे स्किप कर दिए थे, सीधा एंड में चले गए थे। अब हम उस टॉपिक पे जाएंगे। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देना बेटा। अब अगर आपको लगता है कि सर क्या फर्क पड़ता है सर, ऐसे लिखो सर, H1000 O333, कुछ भी लिखो सर, क्या फर्क? नहीं, एटम्स जब आपस में पास पास में आके रिएक्शन करेंगे वो कुछ नियम फॉलो करते हैं। देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब दो चीजें कंबाइन होगी, दो एटम कंबाइन होगी, तो कुछ नियम फॉलो करेंगे, वो अपने मर्जी से नहीं करते हैं कि आपकी जो इच्छा होगी कि सर 1 करोड़ तो हाइड्रोजन लेके जाओ, 2 करोड़ ऑक्सीजन लेके जाओ, चिपका डालो सबको, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको हमेशा H2O ही दिखेगा। ओके, सो आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस भी जब होती है तो उसके कुछ नियम है, उन नियमों के अंडर वो रिएक्शन होती है। अगर आपको, तो सर क्या फायदा वो नियम पढ़ने का? फायदा इसीलिए है क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो आप क्या लेते हो? दवाइयाँ। दवाइयाँ क्या है? केमिकल। अब साइंटिस्ट को वो लॉ मालूम है, वो कितना अजीब है, बीमारी भी एटम है, दवाई भी एटम है। अरे हाँ भाई, वायरस क्या है? एटम से बना, हर चीज एटम से बनी है, तो बीमारी भी एटम और दवाई भी क्या? एटम। पर इस O2 है, आपको जीवन दान देगा, O3 है, जहरीला है, मार देगा। मैं कहा था ना आपको, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक O बदलने से प्रॉपर्टी चेंज। तो कुछ एटम ऐसे जुड़ गए कि आपके जो बन गए विनाशकारी वायरस, और कुछ एटम हमने ऐसे ढूंढ जोड़ दिए, वो उसको मार देते वायरस को, वो दवाई।
तो दवाई बनाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि एटम कैसे जुड़ते हैं, और उसके लिए हमको नियम मालूम होना चाहिए कि कौन किससे जुड़ता है। तो हम वही पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो नियम पढ़ते हैं जिन नियमों के तहत एटम आपस में कंबाइन करते हैं। आप हमेशा देखोगे, हमेशा एक प्लस और एक माइनस होता है। कभी ऐसे आप देखोगे जैसे कि सर सल्फेट कार्बोनेट, ऐसा लिखा फॉर्मूला कि मैंने ऐसे समझाया हो कि सल्फेट और कार्बोनेट, टू टू कट गया, SO4CO3, ऐसा नहीं बनेगा। कुछ लॉज है केमिकल के कंबाइन होने के, ऐसे मन से वो रिएक्शन नहीं करते हमारे कि कुछ भी ले लो कुछ भी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? तो हमको आज हम दो लॉ पढ़ेंगे, दो, अच्छा डेप्थ में नहीं जाना, बस सिंपल सिंपल दो लॉ पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला कौन सा लॉ है? लॉ नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मास का? तो समझते हैं सर मास कंजर्व हो गया, हाँ ठीक है। कंजर्व का मतलब क्या? बच गया, बचा के रखना मतलब, तो समझते हैं। देखो सपोज करते हैं, ठीक है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है पानी, H2O। सिंपल, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, दोनों को भिड़ा दो, H2O पानी बन जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने 10 ग्राम तो हाइड्रोजन लिया था, इमेजिन करते हैं, जस्ट सपोज बता रहा हूं, और आपने 20 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, जस्ट सपोज 20 ग्राम या 10 ग्राम ही मान लो, आधा, इमेजिन करो, जस्ट सपोज। तो अगर आपने ये दो यहां पे, ओके देखो, एक तो देयर आर टू थिंग्स, एक रिएक्शन होने से पहले और एक रिएक्शन होने के बाद, ये पहले वाला बिफोर और ये आफ्टर। तो जो बिफोर होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं? और जो आफ्टर होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में सामान कितना लिया कुल मिला के? 30 ग्राम, हाँ क्या ना, 20 और 10 30। तो एंडिंग में भी जो आंसर है उसका वेट कितना होना चाहिए? 30 ग्राम ही होना चाहिए। द मास बिफोर रिएक्शन एंड मास आफ्टर रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। ऐसा नहीं है कि आपने सामान तो लिया था 30 ग्राम और उधर मिल रहा है 35 ग्राम, 5 एक्स्ट्रा कहां से आया? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने लिया था 30 ग्राम और मिले 25 ग्राम तो 5 गायब हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। देखो जब एक रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कुछ लिक्विड बनता है, कुछ सॉलिड बनता है, कुछ गैस बन जाता है। अगर आप उन सभी को इकट्ठा कर लो और सबका वजन मेजर करो तो हमेशा रिएक्टेंट के वजन के बराबर ही आएगा। इन शॉर्ट, मान लो कि आज मैं टपक गया ऊपर, मेरा कितना मास है, तो मेरा उसमें वेट कितना है? 72 था, 72 डिवाइड बाय 10, 7.2 kg, ठीक है। मुझे जलाओगे, तो जब आप जला रहे होंगे मुझे, उस समय मेरे बॉडी के अंदर से जो भी धुआं निकले, जो भी लिक्विड बाहर निकले, या जो फिर मेरी अस्थियां बचे, उन सभी को एक डब्बे में पैक करके वेट करोगे ना, 7.2 ग्राम केजी मास आएगा। बॉडी का जलना मतलब केमिकल रिएक्शन, बानों से पहले कुछ और थे, कुछ और बचे, राख, फिर वो धुआं और वो सब, एटम अपना रूप चेंज करता रहता है, ठीक है। अरे भाई हाँ के ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। सो दिस लॉ सेज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग एनी chemical process, okay, mass is neither created, ना तो बनता है एक्स्ट्रा मास, नॉर डिस्ट्रॉय, जितना रहता है उतना ही रहेगा। शर्त है कि जितना भी एक्स्ट्रा चीज बनी आप सबको बचा, आपने मुझे जलाया, जो धुआं निकाला उसको आपने उसको बचा नहीं दिया, तो फिर मैं मैच नहीं, बहुत सारे आइटम धुएं में निकल गए मेरे, फिर तो वेट मैच नहीं करेगा, सीधी सी बात है। अरे भाई हाँ के ना, तो वो सब कुछ मेजर करना पड़ेगा इकट्ठा करो, तो फिर मास एग्जैक्टली मैच करेगा। एक भी आइटम जो मेरी बॉडी का बस वो इधर गायब होने मत देना। तो जितना मेरा वेट जलाने से पहले था उतना ही मेरा वेट जलाने के बाद आएगा। हाँ, पर वो मैं नहीं दिखूंगा, फिर वो कुछ और दिखेगा। कहने का अर्थ ये, सो ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
समझ गए? जितना है उतना ही रहेगा। एंड इट्स ऑब्वियस ऑल्सो, अगर एक्स्ट्रा आ गया मतलब कुछ नए एटम बने तो किसने बनाया भाई? वो एटम। एटम कभी ऐसा समझो कि लिए थे 2 हाइड्रोजन के एटम, उधर जाके 10 हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर अगर 2 थे, इधर हाइड्रोजन 2 है तो उधर भी हाइड्रोजन 2 ही रहेगा। इधर ऑक्सीजन तो उधर भी ऑक्सीजन 2 रहेगा। नहीं नहीं, काम दूसरा तो एक ही है। But अभी 2 मिनट रुको यार, अभी तो इसको हम बैलेंस भी करेंगे, 10th में सीखोगे। यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब गिनो, इधर कितने हाइड्रोजन? 2 2 जा 4, इधर कितने 2 2 जा 4, इधर कितने ऑक्सीजन? 2, इधर कितने 1 इंटू 2 2। मैच किया कि नहीं किया? एटम का नंबर, एटम का नंबर मतलब क्या? मास हो गया ना, मास। वो मास हमेशा सेम रहता है, बैलेंसिंग भी करना पड़ता है। वो 10th में कभी सीखोगे, चिंता मत करो। कहने का अर्थ इतना है, जितना पहले है उतना ही क्या होगा बाद में। क्लियर? ईसा समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का। क्लियर? ओके, क्या लॉ का नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या सीखा हमने? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो एक्स्ट्रा बनता है ना मास डिस्ट्रॉय होता है। जितना पहले होता है उतना ही बाद में रहता है। एग्जैक्टली सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर? डन? ठीक। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये तो कोई ठीक है, गुड, फाइन, इतना कोई हार्ड नहीं है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, देखो, समथिंग लाइक दैट। ए बी को रिएक्शन करवाया, सी डी और ई, 3 चीज बनी। ओके, ए का वेट है 10 ग्राम, बी का वेट है 20 ग्राम, सी का वेट है 12 ग्राम, डी का वेट है 10 ग्राम। तो बताओ ई का वेट कितना होगा? तो आपको मालूम है बिफोर वाला वेट किससे बराबर होगा? आफ्टर वाले वेट के बराबर होगा। सही बात है। तो ये कितना हो गया? 30 बराबर 22 प्लस एक्स। माइनस करोगे, 30 माइनस 22 इज इक्वल टू एक्स, 8 ग्राम। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन? पक्का? ऐसे करो, समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक। सेकंड वाला बड़ा बड़ा मस्त, वो थोड़ा सा यूं यूं दिमाग लगाने वाला है, तो सोचना पड़ता है उसमें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा यूं वो मतलब वहां पे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, पर वो आज नहीं लेंगे। ठीक है, आज पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। होमवर्क किया सबने? नहीं किया? किस किस ने नहीं किया? आप तो बाहर गए थे, ठीक है, आपको समझ में आता है मुझे। आप स्कूल में थे, फिर आप स्कूल से 3 बजे आई थिंक 3:30 छूट गए थे। 4 बजे फिर आप ट्यूशन कब आए? 5:30, 1.5 घंटा बीच में था, तो सो गई थी। चल ठीक है, तो ये बयान माफ किया अपने। सर मैं स्कूल से 1 बजे छुट्टी, बाद में क्रिसमस आई है तो हम भी 3 बजे तक स्कूल में थे और पिछले घर आके खाते सो गए। बाकी लोगों ने किया है? ठीक है, चलो कोई नहीं, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आज मैथ्स का था, पर अब साइंस का वो थोड़ा सा ही बचा था, मैं अब लपेटे में ले लेते उसको ऐसा। अगर होमवर्क जल्दी डिस्कस हो गया ना तो फिर जो लॉ ऑफ प्रपोर्शन वो भी पढ़ लेंगे। फिर एक ही टॉपिक बचेगा 5 मिनट का, वो है डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। वो पॉइंट तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, अन्य चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, पर पहले फटाफट से क्या होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। चलो बेटा, कहाँ ना मम्मी से मेरी बात करना है। घर पे जाते ही मैं बोल दूंगा प्लीज इसको आधा घंटा से छोड़ देना। 1 घंटा? बहुत बेटा कुंभकर्ण। अरे मैं नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस बोल रहा हूँ ना, प्रॉमिस। तो मैं अगर मम्मी मना करे, आज जाते कुछ मम्मी कल मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा सोऊंगी, 2 घंटे, बोले नहीं 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 चलेगा नहीं ऐसा, सर से बात कर लो। मैं बात करूँ हाँ। तो अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड सबसे टेक्निकल वाला डिस्कशन है ये। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप खुद देख लोगे, जब मैं तो समझाऊंगा, खुद समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है,
लॉ ऑफ, ये चालू हो गया ना अभी, तो नंबर दौड़ रहे हैं। कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये जो वर्ड प्रपोर्शन है ये आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, कहाँ पे? मतलब क्या था? रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड, बस यहाँ पे वही करना है। अभी आप एक बात समझना इस यहाँ पे, ठीक है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है समझना। देखो, जो H2O है, ठीक है, अपन सिंपल पहले H2O से लेते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है? मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन है? दो। कितने ऑक्सीजन है? एक। हाइड्रोजन, ये एटम का रेशियो है, किस कौन है ये? एटम। क्या है ये? एटम। काम करो, इनके एटम, ये एटम है ना, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, ठीक। इनके एटम का रेशियो, एटम का रेशियो मतलब हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन? दो। और कितने ऑक्सीजन? एक। ये रेशियो आएगा 2:1, सीधी सी बात है, रहा के ना? कोई तकलीफ भाई? पक्का सही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो हाइड्रोजन लेके आओगे तो आपको एक ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक हाइड्रोजन लेके आओगे और एक ऑक्सीजन लेके आओगे तो कुछ नहीं होगा। एक ऑक्सीजन के साथ में दो हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं चार हाइड्रोजन लेके आ जाऊं तो कितने ऑक्सीजन चाहिए? तो आप देखो, ऐसे समझो, चार हाइड्रोजन है, इसको बांटते हैं दो दो की जोड़ी में, ये दो हाइड चार हाइड्रोजन, एक 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 एक, दो हाइड्रोजन को चाहिए एक ऑक्सीजन, दो को चाहिए एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन चाहिए? दो। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर मैं आठ हाइड्रोजन लेके आ जाऊं तो इन दो के लिए एक, 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 कितने ऑक्सीजन चाहिए? चार। इसका मतलब ये है कि अगर आप आठ हाइड्रोजन के लिए चार की बजाय तीन ऑक्सीजन लेके आए तो क्या होगा? तीन ऑक्सीजन छह को तो अपने साथ में मिलके H2O बन जाएंगे और दो हाइड्रोजन बेचारे ये कुंवारे रह जाएंगे, क्योंकि शादी वादी नहीं होगी फिर बेटा, तकलीफ हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आठ हाइड्रोजन के लिए चार की बजाय पांच ऑक्सीजन लेके आए तो वो पांच में से चार तो मिलके बन जाएंगे H2O और इस बार ऑक्सीजन कुंवारा रह जाएगा। तो चिल्लाएगा थे ना, मैं कुंवारा कब तक बैठू, बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ। अरे हाँ, एक यूपी में है ना, एक इतना छोटा सा एक वो मियाँ भाई है ना, और उसका एक फोटो आया बीच में, हाइट इतनी, उसकी हाइट से बड़ी उसे पकड़ी हुई बंदूक, उसकी एज है 48, उसकी हाइट, ही सफिंग फ्रॉम डॉर्फिज्म। नाउ द प्रॉब्लम इज कोई शादी करने को मिल नहीं रहा है, इतना छोटा कौन मिलने वाला, सी बात है भाई। तो वो चला गया पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखवा दी कि कोई मुझसे शादी करने को नहीं तैयार, मेरी शादी करवाओ आप। लिटरली छोड़ने मेले की बात है ना, लिटरली झूठी बोल रहा है। हाँ, तो तू साले इसी काम के लिए बैठ रहा है? कोई बटू शंकरी मिलेगी तो मिल जाएगा, मतलब भाई ठीक है। डॉर्फिज्म सीधी सी बात है ना, वो इतना बटू, तुझे कोई बड़ी हाइट वाली हो तो वो तो बच्चा है। दिक्कत ये होगी कि मान लो कि अभी मान लो कि उसके बच्चों से बड़ी हो जाए हाइट में, तो फिर पापा आएंगे पीटीएम में, पापा तो बेंच के नीचे है, तो प्रिंसिपल पूछेगा पापा कहाँ है, तो बेंच के नीचे, तो प्रिंसिपल यूं देखेगी। तो बच्चा ना बच्चा, पापा ऊपर बैठो। क्या सीन क्रिएट हो जाए नहीं, तो वो बच्चा करेगा ना, पापा बैठो चुपचाप। सो ओके ओके फाइन 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 ओके,
ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो गए ऑक्सीजन कम, हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो हाइड्रोजन कुमार रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादा है और हाइड्रोजन कम है तो ऑक्सीजन कुमार रहेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि अगर मैं 244 एटम हाइड्रोजन के लेके आ जाऊं, 244, तो मुझे कितने एटम चाहिए किसके, ऑक्सीजन के, कि कोई कुआरा नहीं रहे। तो सुनो चेक करते हैं, तो अब ये कैसे करोगे, ये ऐसा करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिवाइड करना है। हम जानते हैं कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन कितना आना चाहिए 1। ठीक है, अभी हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 244 और ऑक्सीजन निकालना है, उसको एक्स लिख दो क्योंकि ये तो रेशियो फिक्स है, इक्वल टू ये हमको हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे, सिंपली इसको इधर, ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू 244 244, 2 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा डिवाइड, तो 244 डिवाइड बाय 2 आंसर 122। अगर आप 244 हाइड्रोजन लेके आए तो आप 122 ऑक्सीजन लेके आओ तो कोई कोरा रहेगा नहीं, सब राजी खुशी रहेगा। ठीक है, अगर आप 122 की जगह 123 ऑक्सीजन लेके आए तो ऑक्सीजन कुबारा, और 122 की जगह 121 ऑक्सीजन लेके आए तो हाइड्रोजन कुबारा रह जाएगा, मतलब हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बजाय वेस्टेज हो जाएगा। अब आप समझे कि जब भी किसी फैक्ट्री में ये सब बनाते हैं तो उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अब उनको नॉलेज है इसका, इस लॉ का, तो दे काउंट सम वे कि कितने हाइड्रोजन के एटम है तो उतनी ऑक्सीजन के एटम डालेंगे ताकि वेस्टेज ना हो। भाई वेस्टेज होगा तो उनका नुकसान होगा ना भाई। अरे हाँ के ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही है, पक्का पक्का बोलो महाराज, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, ओके। इसमें ठीक है, ये तो मैंने किसका रेशियो निकाला, उनके एटम के नंबर का। अब हम रेशियो निकालेंगे उनके मास का, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑब्वियसली वी कैन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट द नंबर ऑफ एटम, दिखते ही नहीं है ना, बट इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द वेट। फट से तो मशीन में वेट आ गया, बात समझ में आई। वेट निकालना आसान है कि नहीं आसान है, आसान है। इसलिए अब हम रेशियो हमको किसका निकालना चाहिए, नंबर का नहीं वेट का निकालना चाहिए, वेट हम वी कैन कैलकुलेट इजीली, राइट है, मशीन की हेल्प से। तो अब हम इनके वेट का रेशियो लेते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द वेट, ओके। लुक एट H2O एग्जांपल, H2 से थक गए बार बार यार, कौन सा ले, बोलो, वो तो अकेला है, दो कंपाउंड चाहिए, मुझे नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट डू यू से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कितने कार्बन के एटम, एक, कितने ऑक्सीजन के एटम, 2। कार्बन का नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कार्बन का आंसर आएगा 12, इसका आएगा 32। ये इनका मास आया, इनके मास का रेशियो लो, तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन का मास 12 रेशियो 32। फोन आया, उठाओ, बात करो, मतलब 5 मिनट हो, ठीक है, 2 में कट करो, 4 में 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, ये रेशियो आ गया 3 रेशियो 8। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, 3 रेशियो 8। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 ग्राम कार्बन लिया है तो आपको 8 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, तो कोई वेस्टेज होने वाला नहीं है। अरे बात कर ले, बोल दे कि 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब तो लेक्चर एक्सटेंड किया सब, बोल दे कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं, पक्का पक्का, ठीक। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, 3/8, फिक्स है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सपोज करो कि किसी की फैक्ट्री है, उसको बनाना कार्बन डाइऑक्साइड, और वो 155 ग्राम कार्बन लेके आ गया, मास आसान है, अब मशीन पर आ गया। अब उसको उसने लिया 155 ग्राम कार्बन, तो वो कितना ग्राम ऑक्सीजन ले कि कोई वेस्टेज ना हो। तो उसको मालूम है कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, 3 और 8, तो ठीक है। कार्बन कितना है 155, ऑक्सीजन कितना है x,
इसको इधर इसको इधर, तो 3x इज इक्वल टू 155 इंटू ये 8, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, वो जस्ट इसको कर देगा कैलकुलेट, ठीक है। सो इसको करते कैलकुलेट, जो भी आएगा देखो एक बार, तो हो गए 155 इंटू 8 इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय 3, आंसर आया 413.3 ग्राम ऑक्सीजन। तो वो इतना ग्राम ऑक्सीजन लेगा, एक भी एटम वेस्ट नहीं होगा। समझ गए? अगर उसने इससे ज्यादा ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन वेस्ट हो जाएगा, अगर उसने इससे कम ऑक्सीजन लिया तो कार्बन वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? क्लियर है? समझ गए? अरे यस और नो, पक्का पक्का कि नहीं पक्का पक्का? गारंटीड? ठीक है, तो अब हम क्या समझे आज कि जब भी कोई भी दो एटम आपस में मिलेंगे तो उनके मास का रेशियो हमेशा कैसा रहना चाहिए? फिक्स। हाँ सर, तो इधर ग्राम की जगह यू नहीं, यू तो कब लगाना है? जब हम एक एटम या दो एटम की बात कर रहे हो। अरे मेरे मेरे बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मिनट, क्या हम अपनी एज सेकंड में निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो क्या हम वेट नहीं लिखेंगे ग्राम में? लिख सकते हो, मेरी मर्जी। पर जब मैं यू लिखूंगा तो आप समझते हो कि वो एटम का मास है। जब मैं लिखूं ग्राम तो सोचो बहुत सारे एटम मिला के बन रहा है वो। समझ गए? ऐसा मत समझो कि यू लिखना जरूरी है। अरे भाई हाँ, इन रियलिटी तो बहुत सारे एटम का ढेर होता है हमारे पास में, इतना बड़ा टुकड़ा होता है 10 किलो का, 10 kg मास, तो बहुत सारे एटम्स होंगे। अरे हाँ के ना, वो तो जब हम एक एटम की बात करते हैं तब हम क्लियर लिख सकते हैं। जब मैं ग्राम लिखता हूँ समझो कि बहुत सारे कार्बन बहुत सारे होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ गए? ये लॉ समझ में आ गया। अब इस लॉ की ये लैंग्वेज है, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, देखो। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेज दैट अ केमिकल कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है कि नहीं है? क्यों कंपाउंड क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, आप बोलोगे। सर, जिसमें दो या उससे ज्यादा एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ज्यादा दो, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट कंपाउंड, सो इन अ केमिकल कंपाउंड, ओके, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एलिमेंट के मास का रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। अरे ये लिख दो, या फिर ऐसे लिखोगे, a chemical compound always contain exactly the same proportion, मतलब सेम रेशियो किसका? ऑफ मास। तो जो मास का रेशियो कैसा आएगा? हमेशा सेम। तो आप इसकी हेल्प से, तो अब मैं आपको पूछूं कि अगर मैं 1000 ग्राम या फिर 10 किलो अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन, तो कितने किलो कार्बन चाहिए? कुछ नहीं करना है, यहाँ 10 लिखना है, एक्स लिखना और शिफ्ट कर देना, आंसर निकाल देना, फट आपको मिल जाएगा आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर? पक्का पक्का? ये टॉपिक नहीं खत्म, एक डेल्टा नेटवर्क बचा है, मोल कंसेप्ट हमारे हट चुका है, तो वो हमें पढ़ना नहीं, ठीक है। क्लियर है? अब सिर्फ एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बचा है, 5 मिनट का टॉपिक है, वो नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, वरना आप जा सकते। डाउट है कुछ? नहीं?